हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रेटरी सिस्टम के बारे में कि स्क्रेटरी सिस्टम होता क्या है। स्क्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्रिका होती क्या है। उत्सर्जन तंत्रिका के बारे में बात करेंगे कि उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन तंत्रिका क्या होती है। देखो, अब शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को या खराब पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। कि शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ये जिन तंत्रिका तंत्रों से निकलते हैं उन्हें उत्सर्जन तंत्रिका कहते हैं। यानी ये अपशिष्ट पदार्थ जिन तंत्रिका तंत्रों से निकलते हैं उन्हें हम उत्सर्जन तंत्रिका कहते हैं। ये उत्सर्जन तंत्रिकाएं सामान्यतः कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। उत्सर्जन तंत्रिका जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार हमने लिखा है कि उत्सर्जन तंत्रिका कितने टाइप से होता है, 5 प्रकार। पहला होता है त्वचा, दूसरा यकृत, तीसरा फेफड़ा और चौथा होता है वृक्क, और उसमें एक और होता है बाबू जिसका नाम होता है बड़ी आंत। यानी 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हम आज बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक किडनी पर। यानी जो मेन हमारा मुख्य शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किडनी, इसी किडनी पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखते चलेंगे कि जैसे हमने लिखा है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। या शरीर से कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, इनको बाहर निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यह जिस तंत्रिका द्वारा निकाला जाता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र वह कहलाता है। जैसे इसमें कितने प्रकार का होता है, 5 टाइप का होता है। पहला होता है त्वचा, दूसरा होता है यकृत, तीसरा होता है बड़ी आंत, चौथा होता है लंग्स यानी फेफड़ा, और 5वां होता है वृक्क। देखो, वो त्वचा को इंग्लिश में स्किन कहते हैं। त्वचा के द्वारा क्या निकलता है, त्वचा के द्वारा हम लोग क्या क्या निकालते हैं। त्वचा का मतलब चमड़ी, चमड़ी के द्वारा क्या क्या निकलता है। तो चमड़ी के द्वारा पहला पसीना निकलता है, दूसरा क्या निकलता है, सीबम, और तीसरा क्या निकलता है, नमक। आप समझ रहे हो, सोच रहे होंगे कि सर जी सीबम क्या होता है। सीबम क्या होता है, तो सीबम के बारे में जानते हैं। देखो, पसीना तो साधारण तौर पे आप जानते हैं कि हम लोग दौड़ उड़ के आ गए और उसके बाद से पसीना निकलने लगता है, ये ऑलरेडी पसीना होता है। लेकिन इस पसीना के साथ साथ नमक भी निकलने लगता है। यानी पसीना कभी भी चखिएगा तो उसमें ऐसे महसूस होगा कि नमकीन के जैसे होता है। तो इसके साथ साथ क्या निकलता है, नमक भी निकलता है। लेकिन इस सीबम क्या होता है, जैसे आप अगर जो व्हाइट शर्ट पहने हो या ब्लैक शर्ट पहने हो, तो ब्लैक शर्ट पहनने के बाद गर्मी के मौसम में चले जाइए, गर्म हुई है तो उसके बाद से ब्लैक शर्ट में धब्बे आ जाते हैं, सफेद सफेद धब्बे आ जाते हैं। तो उस सफेद धब्बों को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। तो समझिएगा कि त्वचा के द्वारा क्या निकलता है, पसीना, सीबम और नमक निकलता है। उसके बाद से आते हैं यकृत यानी लीवर, इंग्लिश में इसे लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। लीवर के द्वारा क्या निकलता है, लीवर के द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ क्या निकलते हैं। पहला निकलता है अमोनिया और दूसरा निकलता है बाबू यूरिया। यानी अमोनिया को ये क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। देखो बाबू, जो लीवर होता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। आप समझते हैं कि यकृत कितना महत्वपूर्ण काम करता है। देखो, उस शरीर में सबसे खतरनाक चीज, सबसे विषैला चीज कौन बनता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया एक बहुत ही विषैला गैस होता है जो शरीर को हमेशा क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो वो अमोनिया गैस ऑलरेडी किसमें कन्वर्ट करता है, यकृत किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। अमोनिया गैस को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में बदल देता है। अमोनिया गैस का जो सूत्र होता है NH3 होता है। अमोनिया गैस का जो सूत्र होता है यह NH3 होता है। इस NH3 को क्या कर देता है बाबू, यानी यकृत क्या कर देता है, यूरिया में बदल देता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है, NH2CO NH2 होता है। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, यकृत बदलता है। अब सोच रहे होंगे कि ये यूरिया में बदल जाता है तो फिर क्या होता है। देखो, जब अमोनिया गैस यूरिया में बदल जाता है तो 2-2.5-3 घंटे के बाद, 2-2.5-3 घंटे के बाद फिर क्या होता है, यह यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट करने लगता है। इसी अमोनिया के कारण हमारा जहां पे पेशाब करते हैं वो खारा महसूस हो, यानी खारा महकता है। यही अमोनिया गैस होती है ना, ये अमोनिया गैस ऑलरेडी इसी अमोनिया गैस के कारण हमारी जो पेशाब होती है वो पेशाब खारा महकता है। अब सोचो
यानी अमोनिया से यूरिया में बदल दिया, पुनः 2-3 घंटे के बाद से यूरिया किस में बदल जाता है, अमोनिया में। अगर जो हमको पेशाब लगी है, सपोज दैट पेशाब लगी है, तो पेशाब लगने के बाद से सबसे अधिक हमारे शरीर में यकृत में क्या बनता है, अमोनिया बन गई। अमोनिया से भी किस में बदला, यूरिया में। अब पुनः तुम पेशाब को दबा दिए तो वह यूरिया किस में बदलने लगता है बाबू, पुनः अमोनिया में बदलने लगता है, जिससे शरीर हमेशा क्या होती है, प्रदूषित, यानी समझ लो बहुत ही खतरनाक साबित है आपको, या बहुत ज्यादा वैसे महसूस होने लगता है। तो अब कहीं पे ऐसे देखेंगे ना, जैसे मान लेते हैं दीवार वगैरह है, तो दीवार वगैरह के किनारे पर कहीं कहीं लोग पेशाब कर देते हैं, या ऐसे घास फूस है, उस घास फूस पे डेली डेली पेशाब कर दो तो उसके बाद से जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका मेन कारण होता है अमोनिया, है ना। इसका मेन कारण होता है कि कहीं एक जगह मान रहे हैं बहुत ज्यादा घास फूस लगा है, वहां पे 50 लोग डेली पेशाब करते हैं, डेली पेशाब करते हैं, तो डेली पेशाब करने पर एक क्या होता है, वहां की घास फूस जो होते हैं जल जाते हैं। किसके कारण से, अमोनिया और यूरिया के कारण। पहले यूरिया के कारण तो वो जलता है, लेकिन वहां पे बदबू देने लगता है, बहुत अधिक बास मारने लगता है। बास किसकी सहायता से मारता है बाबू, NH3 यानी अमोनिया की सहायता से, क्योंकि अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ होता है और महकता है। बात समझिए, इसका कन्वर्जन कौन करता है, यकृत करता है। तो यानी अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया में। अब अगला चीज आते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है, जैसे देखो साधारण तौर पे देहाती भाषा में से बोलते हैं कि पेट झरना। पेट कैसे झरता है, जब भोजन पचेगा ही नहीं तो पेट झर जाता है, तो पेट झरने को हम क्या कहते हैं, अनपचा भोजन। अनपचा भोजन का दूसरा नाम क्या होता है, काइल। तो इनका जो भोजन पचता नहीं है उनका उत्सर्जन कौन करता है बाबू, उनका शरीर से बाहर उत्सर्जन कौन कर देता है, बड़ी आंत करता है। किस रूप में करता है, काइल के रूप में करता है। अगला स्टेप आते हैं फेफड़ा। फेफड़ा किन किन चीजों का उत्सर्जन करता है, फेफड़े की बात करते हैं कि जो हमारे अंदर फेफड़ा होती है जिससे हमारी श्वसन प्रक्रिया चलती है और इनके द्वारा ब्लड का क्षरण, ब्लड का शुद्धिकरण होता है, वो उसके बारे में जानते हैं कि फेफड़ा के द्वारा हमारे क्या होता है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, दूसरा वाष्प का उत्सर्जन होता है, तीसरा बलगम यानी खेखार का उत्सर्जन, पोटा वगैरह का उत्सर्जन होता है। किसके द्वारा होता है बाबू, इस फेफड़े के द्वारा। यानी फेफड़े के द्वारा हम सबसे पहले किसका उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, उसके बाद से किसका, वाष्प का, उसके बाद से किसका, बलगम का। बलगम का मतलब समझ जाइएगा कि ये जो कफ बना रहता है अंदर, कफ का मतलब जो हम लोग बलगम जैसे मान लेते हैं पोटा वगैरह के टाइप में होता है ना, उसको जब नीचे से खेखारते हैं, खेखारने के बाद से यही बाहर निकलता है, यही बाहर निकलता है, तो उस खेखार को ही हम क्या कहते हैं, बलगम कहते हैं। यानी पोटा टाइप में निकलता है, उसी को बलगम कहते हैं। और ठंडी के मौसम में देखोगे ना तो ऐसे हवाओं मॉडल ऐसे निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता है। जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है, उसे वाष्प कहते हैं। ठंडी के मौसम में फूकोगे तो बहुत तेजी से इस टाइप से फूकोगे तो ऐसे कंडीशन पर निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है ना। तो इसको हम, इसका उत्सर्जन कहां से होता है वो, फेफड़े से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाष्प और बलगम का उत्सर्जन कहां से होता है, फेफड़े से। देखो नीचे से धक्का मारता है फेफड़ा तभी जाके बलगम आता है, अन्यथा नहीं आता। अगला स्टेप है हम लोग का पांचवा, ब्रिक यानी किडनी। किडनी की बात करते हैं। किडनी किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का पेशाब में। यूरिया को किस में बदलता है बाबू, पेशाब में, और पेशाब के रास्ते क्या कर देता है, यूरिया को क्या कर देता है, निकाल देता है। यानी ब्रिक जो है यूरिया को पेशाब में कन्वर्ट करता है और पेशाब के रास्ते यानी मूत्राशय के रास्ते हमें ये क्या कर देता है बाबू, मूत्र मार्ग के रास्ते इसे निकाल देता है। यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। यानी जो किडनी होता है, किडनी एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि किडनी क्या है, ब्रिक क्या है, ब्रिक की क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम किडनी के पार्ट पढ़ते हैं, किडनी के बारे में पढ़ते हैं। देखो किडनी इंग्लिश में इसे किडनी कहते हैं, हिंदी में ब्रिक कहते हैं और उर्दू में इसे गुर्दा कहते हैं। बात समझते रहिएगा। किडनी यानी इंग्लिश में इसे किडनी कहते हैं, हिंदी में ब्रिक कहते हैं और उर्दू में गुर्दा कहते हैं। देखो किडनी की जो आकृति होती है वो सेम के बीज के जैसे होता है। बात समझिए कि किडनी की जो आकृति होती है वो सेम के बीज के जैसे होती है। किडनी की जो संख्याएं होती हैं 2 होती हैं। दायां किडनी जो होता है
वो हमारे दायां किडनी जो होती है वो हमारे लीवर के द्वारा दबा हुआ होता है, यानी दबा हुआ होता है। बायां किडनी जो होती है वह उभरा हुआ होता है, बायां किडनी उभरा हुआ, दायां किडनी लीवर से थोड़ा दबा हुआ होता है, नीचे की तरफ झुका होता है। तो इसलिए हमने इस फिगर में बना है कि दायां किडनी जो है थोड़ा सा दबा हुआ है और जो बायां किडनी है ये ऑलरेडी उभरा हुआ है। देखो किडनी के बाहरी हिस्से को, यह किडनी का प्रारूप है, ये किडनिया है, दूसरा का किडनिया हुआ, ये बीच का इसका ना यानी समझ लीजिए रेनल हाइलम में इसका द्वार है। ब्लड इसके रास्ते प्रवेश करता है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स इसमें प्रवेश करते हैं। तो कहेंगे किडनी के बाहरी हिस्से को कार्टेक्स कहते हैं, यानी बाहरी भाग को क्या कहते हैं बाबू, कार्टेक्स कहते हैं। और इसके आंतरिक भाग को, किडनी के अंदर के हिस्सा को क्या कहते हैं, मेडुला, यानी आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। अब एक किडनी की प्रकृति कैसे बताएं कि सेम के बीज के तरह की किडनी होती है। अब देखो इस द्वार को हम कहते हैं रेनल द्वार या रेनल हाइलम इंग्लिश में, कि जिसके रास्ते ब्लड प्रवेश करता है इसके भीतर, उसे हम क्या कहते हैं, रेनल हाइलम कहते हैं। अब देखो अब इसके नीचे किडनी से दो नसें जुड़ी होती हैं, उन दोनों नसों को हम क्या कहते हैं, उन दोनों नसों को यूरेथ्रा कहते हैं। इन दोनों नसों का ब्लडर नाम होता है और ये ब्लडर से कनेक्ट होते हैं, यानी मूत्राशय कहते हैं। और जिसके रास्ते वो मूत्र निकलता है इसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। जिसके रास्ते मूत्र निकलता है उसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, यानी पेशाब जिसके रास्ते निकलता है उसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। और जिसमें पेशाब एकत्रित होता है उसे क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। और जिसके रास्ते निकलता है यानी यूरेथ्रा अथवा मूत्र मार्ग कहते हैं। देखो अब ये ऑलरेडी 500 ml की होती है, यानी ये टंकी नहीं होती है, ये 500 ml की टंकी होती है। जो ब्लडर होता है, मूत्राशय होता है, 500 ml की टंकी होती है। समझ लीजिए जैसे टंकी अब फुल हो गया तो उसको बाहर निकालना है, तो बाहर किसके द्वारा निकालना है, यूरेथ्रा के द्वारा निकालना है। तो आशा करता हूं कि एक किडनी की प्रॉपर्टी समझ। अब देखो यह किडनी के अर्ध भाग को हम यहाँ पे डिनोट बना दिए हैं। किडनी के अर्ध भाग को अर्धवृक्क कहते हैं, अर्धवृक्क यानी एड्रीनल कहते हैं। आधे हिस्से को क्या कहेंगे, किडनी के आधे हिस्से को एड्रीनल कहते हैं, यानी हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं, हिंदी में अधिवृक्क। हमने अभी बताया कि किडनी के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, और इनके आंतरिक हिस्से को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और ये जो द्वार है इस द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। इस रेनल हाइलम के द्वारा अभी बताएंगे इस रेनल हाइलम के द्वारा होता क्या है। अब आगे समझते हैं किडनी की प्रक्रिया की, किडनी के आगे प्रोसेस क्या होते हैं, किडनी किनका उत्सर्जित करता है। हमने बताया अभी कि किडनी इंग्लिश में किडनी, हिंदी में वृक्क और उर्दू में गुर्दा कहते हैं। यह क्या है, यह शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। किडनी शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, इसके द्वारा हम हर एक प्रोसेस करते हैं। देखो रुधिर का जो छनन होता है, रुधिर का जो छानते हैं, रुधिर का छनन यानी ब्लड का जो छनन होता है इस किडनी के द्वारा होता है। ब्लड का पूरा छनन किडनी के द्वारा होता है। लेकिन आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि सर ब्लड का छनन कौन करता है, किडनी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ दे सर ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है, जो हमारे शरीर में ब्लड है या किसी भी सजीव के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड का शुद्धिकरण शुद्ध कौन करता है, तो कह दीजिएगा फेफड़ा करता है। फेफड़ा शुद्धिकरण करता है और ब्लड का छनन कौन करता है, किडनी करता है। यानी ब्लड को छानता कौन है, किडनी, और शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा। बात समझ में आ गई, फेफड़ा शुद्धिकरण, किडनी छनन। दूसरा चीज पेशाब का निर्माण करना, पेशाब को बनाता कौन है, किडनी बनाता है। पेशाब को कौन बनाता है, किडनी। अब प्लस उसके बाद से देखो अम्ल तथा क्षार यानी पीएच मान, पीएच पैमाना को नियंत्रित कौन करता है, ऐसे कह देंगे अम्ल एवं क्षार। एसिड एंड बेस को नियंत्रित कौन करता है, किडनी करता है। एसिड एवं बेस, शरीर का जो अम्लीय प्रवृत्ति और शरीर की जो क्षारीय प्रवृत्ति होता है उसको नियंत्रित एक लेवल में कौन लाता है, किडनी लाता है। ऐसे बात समझिएगा कि एसिड एवं बेस को शरीर में एक लेवल में कौन लाता है, किडनी लाता है। और उसको हम बोल सकते हैं कि पीएच पैमाना है, कि इस पीएच पैमाने को लेवल कौन करता है, या किडनी करता है। इसी को यह नियंत्रित करता है। पेशाब का निर्माण, अम्ल एवं क्षार को नियंत्रित करना या पीएच पैमाने को नियंत्रित करना किसका काम होता है, किडनी का काम होता है। देखो जहर को निष्क्रिय कर देता, आप समझते हैं जहर को निष्क्रिय कैसे कर देता है। बहुत ससुरा लोग ऐसा गंवार है कि इतना ज्यादा बेवकूफ होता है कि जहर खा लेता है। इस सब हमेशा या शराब पी लेता है, शराब पी करके ऐसे एकदम मताते हुए चलता है, ऐसे नहीं महसूस होता है कि उसको हुआ क्या है।
यानी जहर खाता है, जहर खा लिया तो देखो हमने लिखा है जहर को निष्क्रिय कर देता है, जहर को निष्क्रिय। अगर जो कम जहर खाया है तो किडनी उसको खत्म कर देगा, किडनी क्या करता है उसको खत्म कर देता है। कम जहर खाया है तो किडनी उसको खत्म कर देता है, लेकिन जब अधिक जहर खा लेता है तो किडनी जहां तक लड़ना होता है वहां तक खत्म कर पाता है, नहीं तो अपने खुद अपना कार्य प्रणाली बंद कर देता है, जिससे उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। यानी किडनी जहर को निष्क्रिय कर देता है। बात समझिए, निष्क्रिय के मतलब इसको एकदम समाप्त कर देता है। देखो अब कोई पूछे कि सर जी जहर खा लिया या शराब पी लिया, जब सर शराब पीता है तो उसमें कौन से अंग से पता की जाती है कि ये जहर खाया है, किस अंग से पता की जाती है। अब से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कोई कि जहर खा लिया है या शराब पी लिया है, शराब और जहर खाने के बाद से किस अंग से हम पता करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे ट्रिक में मारते हैं किडनी। ये सब मत, ये गलती मत करिएगा, किडनी पर ट्रिक मारिएगा, नहीं मारिएगा, क्योंकि इसका जो पूरा पता कहां से होती है, यकृत से होती है। इसका पूरा पता कहां से करते हो, यकृत से। अब सोचो सबसे पहले यकृत खराब हो जाता है यार। देखो जब जहर खाता है ना, जहर खाएगा तो किडनी क्या किया है, इसको निष्क्रिय कर दिया। किडनी तो उसे ठीक कर रहा है, उस जहर को खाया है उसको ठीक कर रहा है, लेकिन यकृत क्या करता है, पहले ही खराब हो जाता है, यकृत ही खराब हो जाता है। जहर पीता, शराब पीता है, शराब पीने के बाद से किडनी तो उसे ठीक करता है, किडनी पर प्रभावित तो होता है, लेकिन उसके पहले कौन प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। तो सब यानी जहर और शराब पीने का पता कहां से लगाई जाती है, यकृत से लगाई जाती है। यकृत में जाएगा यानी आमाशय में जाएगा, आमाशय से यकृत में, तो सबसे पहले पता कहां से होती है बाबू, यकृत से होती है। कि जहर खाया हुआ व्यक्ति कहां से पहचान उसकी होगी, यकृत से। उसको निष्क्रिय कौन करता है, किडनी। ठीक कौन करता है, निष्क्रिय का मतलब ठीक कौन करता है, किडनी करता है। अब देखो इनकी संख्या कितनी होती है, किडनी की संख्या 2 होती है। इसका भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है, लगभग में 140 ग्राम। किडनी, दोनों किडनियों की भार कितनी होती है, लगभग 140। किडनी के ऊपरी पर देखो कोई चीज होता है ना एक झिल्ली में होता है, जैसे प्याज है, प्याज एक झिल्ली में पैक होता है, तो इसे किडनी भी एक झिल्ली में पैक होती है। उस झिल्ली का नाम होता है पेरिटोनियम नामक झिल्ली। यानी किडनी जिस झिल्ली में पैक होती है उसे पेरिटोनियम नामक झिल्ली कहते हैं। अब देखो अब इनकी इकाइयों की संख्या, यानी किडनी बनता किससे है, किडनी किससे बनता है, तो किडनी नेफ्रॉन के द्वारा बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे दें कि सपोज दैट ये मकान बना हुआ है, मकान में सीमेंट लगा है, बालू लगा है, और चीज लगे हुए हैं, लेकिन इनमें मेन इंपॉर्टेंट चीज कौन होती है, ईंटा होता है, ईंटा होता है। तो ईंट किनका काम करने लगेगा, इकाइयों की संख्या का काम करने लगेगा। तो इसलिए कहेंगे कि इनकी इकाइयों की संख्या क्या होती है, नेफ्रॉन। जैसे घर के इकाइयों की संख्या ईंट हुई, उसी प्रकार किडनी के इकाइयों की संख्या कितनी क्या होती है, नेफ्रॉन होता है। इस नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, लगभग में 8 लाख होती है। यानी 8 लाख नेफ्रॉनों से मिल करके एक किडनी का निर्माण होता है। बात इतना समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है। देखो वो नेफ्रॉन की कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, जिसके पहले पार्ट पर क्या होता है, ग्लोमेरुलस। यानी नेफ्रॉन के पहले हिस्से में क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस किसका काम करता है कि जो भी किडनी के अंदर ब्लड आता है, यानी पूरे शरीर से जो भी किडनी के अंदर ब्लड आता है, वसा प्रोटीन एंजाइम जो मिश्रित होते हैं, उन सभी का छनन कौन करता है, एक ग्लोमेरुलस कर देता है। यानी ग्लोमेरुलस ये समझ लो एकदम लोल होता है, एकदम बकलोल होता है, ऐसा कि ये पूरा जितना ब्लड आता है ना, सबको ही छान देता है। सबको छान करके किसमें भेज देता है बाबू, बोमेन संपुट में, यानी बोमेन कैप्सूल में, बोमेन संपुट में सेंड कर देता है। ग्लोमेरुलस ब्लड को छान करके इसमें भेजता है बोमेन संपुट में। आई बोमेन संपुट किनका काम करता है, ये एकदम अलगाववाद करता है, इनको अलगाता है, अलग ये प्रोटीन है, ये वसा है, एंजाइम है, सबको अलग अलग जगहों पर भेजता है। और ये रक्त का कण है, उस रक्त को अलग अलग यानी अलग जगहों पर भेजता है। देखो रक्त के कणों को यह अलग करता है, प्रोटीन वसा एंजाइम को अलग करता है, उसके साथ साथ यूरिया को अलग करता है, यूरिया को अलग करके किसके लिए भेज देता है, नेफ्रॉन।
यानी नेफ्रॉन के लिए भेज देता है। हमने कहा कि जो किडनी बनती है किसकी बनती है, नेफ्रॉनों की बनती है। ये नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 लाख। अब ये जो किडनी है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, इसके पहले पार्ट पे ग्लोमेरुलस, ब्लड का छनन कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है, तो यानी संपूर्ण ब्लड का छनन। अब बोमेन संपुट क्या करता है, उस ब्लड में जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी हिस्से होते हैं, उन सबको अलग अलग करके के जो यूरिया होती है, यूरिया या अमोनिया होती है, उनको किसको दे देता है, नेफ्रॉन के लिए दे देता है। अब आगे समझते हैं इसको कि ग्लोमेरुलस किसको देता है, बोमेन को। अब बोमेन किसको देता है बाबू, नेफ्रॉन को। बात समझो कि ग्लोमेरुलस बोमेन को और बोमेन किसको देता है, नेफ्रॉन को। अब समझते हैं कि ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है। ग्लोमेरुलस का जो मेन काम होता है निस्पंदन करना, निस्पंदन यानी अल्ट्रा फिल्टर करना। अल्ट्रा फिल्टर किसका, ये अल्ट्रा फिल्टर करता है ब्लड का। ब्लड का अल्ट्रा फिल्टर कैसे करता है कि जो शुद्ध ब्लड होता है उसको तो छानना नहीं होता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको भी छानता है, जो शुद्ध होता है उसको भी, यानी शुद्ध को और अशुद्ध दोनों को मिला करके छानने की जो मेन प्रक्रिया होती है किसका होता है, ग्लोमेरुलस की होती है। अब आते हैं रक्त के कणों का छनन, ये किसका करता है, रक्त के कणों का छनन। हमने बताया क्या कि रक्त के कणों का छनन या रक्तों का छनन किससे होता है, किडनी से होती है। शुद्धिकरण किससे होता है, फेफड़े से होती है। अब समझते हैं कि शुद्ध रक्त को वापस भेजना कौन काम करता है, ग्लोमेरुलस जो शुद्ध रक्त होता है उसको वापस भेजता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है उसको एक्सेप्ट करता है। तो इसी को कहेंगे, इस क्रिया को क्या कहते हैं, निस्पंदन क्रिया कहते हैं। अब आते हैं अगले हिस्से में, बोमेन का काम क्या था। बोमेन क्या होता है, जो आवश्यक पदार्थ होता है उसका अवशोषण कर लेता है। जो इसमें आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कौन करता है, सोखता कौन है, बोमेन करता है। जो आवश्यक पदार्थ जैसे प्रोटीन वसा एंजाइम है उनको अवशोषित कर लेता है कौन, बोमेन। देखो यूरिया को अलग कर देता है, एक अगला अलग किसको करता है, यूरिया को। बोमेन किसको अलग करता है, यूरिया को अलग करता है। यूरिया को अलग करके कहाँ भेजता है, नेफ्रॉन के लिए भेजता है। तो देखो इनमें क्या होती है, डायलिसिस क्रिया होती है। डायलिसिस क्रिया का मतलब जो अलग करना और भेजना, अलग करने और भेजने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस, यानी अपवहन क्रिया कहते हैं। अब आते हैं नेफ्रॉन की बात समझते हैं। नेफ्रॉन किसका काम करता है, यूरिया तथा पेशाब का निर्माण कर देता है। नेफ्रॉन यूरिया और पेशाब को बनाता है और मूत्रवाहिनी के रास्ते, मूत्रमार्ग के रास्ते क्या कर देता है, निकाल देता है। अब अगले हिस्से में समझते हैं कि जल यानी पेशाब में जल का हिस्सा कितना होता है, पेशाब में जल का हिस्सा 95%। यूरिया का हिस्सा कितना होता है, 2% होती है। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 4.8 होता है। बात समझिए, जल का परसेंटेज 95% जल पाया जाता है, यूरिया 2% पाई जाती है। इसका पीएच मान कितना होता है, 4.8 होती है। स्वभाव इसका क्या होता है, यानी जो पेशाब बनता है इसका स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है। जब इसको पियोगे ना जैसे, तो समझिए अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका रंग किसके कारण पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। गंध एक किसके कारण, एक गंध देता है, अमोनिया के कारण इसमें गंध आती है। हमने बताया कि अमोनिया के कारण पेशाब में क्या होती है, गंध। कहीं दीवार वगैरह के किनारे मुड़ते हो तो खर्राइन बस आता है, किसके कारण है, इसी अमोनिया के कारण बस आती है। समझ में आ गया होगा लगभग में। किडनी में पाए जाने वाला बीमारी कि किडनी से कौन कौन सी बीमारी होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखो पहला होता है किडनी स्टोन होता है। किडनी में पत्थरी होना, किडनी में पत्थरी किससे होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट जम जाता है। ये कैल्शियम ऑक्जिलेट एक प्रकार का पदार्थ होता है, इसी को जमने को हम क्या कहते हैं, पत्थरी कहते हैं, जिसे हम स्टोन कहते हैं, है ना। तो किडनी में पहला होता है, यानी किडनी में पत्थरी या गुर्दे में पत्थरी। गुर्दा में पत्थरी होना किसके द्वारा होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के द्वारा होती है। अब आते हैं यूरेनिया एक प्रकार की बीमारी होती है। यूरेनिया की बीमारी किसके द्वारा होती है, अमोनिया के द्वारा। देखो सबसे अधिक कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना, पेशाब करके आता है, बहुत तेज खर्राइन महकता है, बहुत ज्यादा महकता है। बहुत ज्यादा किसके द्वारा महकता है, क्योंकि उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। उस व्यक्ति के अंदर अमोनिया की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसके अंदर कौन बीमारी हो जाती है, यूरेनिया की। वो कहीं भी पेशाब करता है वो बहुत तेज महकता है, 10 से 15 मिनट के बाद से महकने लगेगा। किसके कारण, अमोनिया बढ़ जाने के कारण। अब आते हैं ग्वेट, इसके अंदर क्या होता है, गठिया रोग होने लगता है।
यानी किडनी से क्या एक और रोग होती है जिसका नाम गठिया रोग। देखो कहीं कहीं देखोगे साइटिका की बीमारी जो होती है, साइटिका या गठिया रोग जिसे बोलते हैं, हम लोग के हड्डियों के भीतर, जैसे हम लोग पार्ट पुर्जे, मशीन के पार्ट पुर्जे बनाते हैं तो ग्रीस तेल लगा देते हैं, ठीक उसी प्रकार हड्डियों के अंदर एक साइनोवियल नामक द्रव भरा होता है। हड्डियों के अंदर साइनोवियल नामक द्रव भरी होती है जिससे हमारी हड्डियां या कहीं पर की भी पार्ट पुर्जे जो होते हैं शरीर के, ये हिलते डुलते या मुड़ते रहते हैं। लेकिन जब साइनोवियल नामक द्रव खत्म हो जाता है तो बुढ़ापे जो पे खत्म हो जाता है तो बैठने पर ये हड्डियां क्या होती हैं, मुड़ नहीं पाती हैं, स्पष्ट रूप से मुड़ नहीं पाती हैं। ये किसके कारण होता है, गठिया रोग के कारण। ये गठिया यानी उसी साइनोवियल नामक द्रव क्या हो जाता है, हट जाता है, जिससे इसमें कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है। अब वो आते हैं कि किडनी खराब हो जाता है, जैसे डेथ बॉडी है, एक व्यक्ति मर गया है, उस मरे हुए व्यक्ति की जो किडनी होती है वो लगभग 26 घंटे तक काम करता है, लेकिन उसकी जो बॉडी में थोड़ा सा जीवित है, हल्का फुल्का जीवित है, और उसके बाद से उसकी किडनी निकाल दी जाए तो 48 घंटे तक वो किडनी काम करता है, जिसके द्वारा अगर जो हम इसे ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगाना चाहते हैं तो 48 घंटे के अंदर इसे लगा सकते हैं। यानी किडनी खराब हो गई, एक व्यक्ति का किडनी खराब हो गया है, जैसे एक व्यक्ति है उसकी एक ही किडनी हो और वो दो किडनी चाहता है तो एक व्यक्ति डेथ होने वाली है, उसकी किडनी निकाला जाए, कितने घंटे में वो काम कर सकता है, कितने घंटे के अंदर उसे काम करना होगा, 48 घंटे के अंदर। व्यक्ति मर जाता है तब भी किडनी कब तक काम करती है, लगभग 26 घंटे तक काम करता है। अब देखो यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, यानी किडनी एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, किसके लिए, मनुष्य के लिए या किसी भी सजीव के लिए, किसी भी यानी जानवरों के लिए या किसी भी सजीवों के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। अब आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे उर्दू शब्द होते हैं, हिंदी शब्द कौन होता है, पादप, यानी हिंदी क्या होता है, पादप, उर्दू शब्द क्या होता है, पेड़ पौधे, इंग्लिश क्या होता है, ट्री, है ना। यह बॉटनी, बॉटनी मीन्स वनस्पति, इंग्लिश वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड बॉटनी वनस्पति, जिसको वनस्पति भी हिंदी शब्द है, बॉटनी इंग्लिश शब्द, ट्री पेड़ होता है ना। पादप हिंदी शब्द है, लेकिन पेड़ पौधे जब बोलते हो तो उर्दू शब्द होता है। इसको जब कहीं पे काटोगे तो ये क्या उत्सर्जित करते हैं बाबू, लाशा अथवा गोद का उत्सर्जन करते हैं। ये देखो जैसे हम लोग किडनी के द्वारा क्या क्या उत्सर्जित करते हैं, पेशाब वगैरह, पसीना वगैरह, हर चीज उत्सर्जन करते हैं, हमारे उत्सर्जित अंग है। वैसे पेड़ पौधे अपने अंदर से क्या उत्सर्जित करते हैं, लाशा अथवा गोद का उत्सर्जन करते हैं। अब देखो जो अब इसमें जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम किसके द्वारा अध्ययन करते हैं, किनके तहत अध्ययन करते हैं, यूरिकोटैलिक के तहत अध्ययन करते हैं। यूरिकोटैलिक एक प्रकार के समझ लो टेक्नोलॉजी है, पढ़ाई है, यूरिकोटैलिक पढ़ाई होती है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, यूरिया का अध्ययन कराई जाती है, यूरिया के बारे में बताया जाता है कि यूरिया का उत्सर्जन क्या होती है, तो उसको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। यानी जिसमें हम यूरिया वगैरह का अध्ययन करते हैं उसे यूरिकोटैलिक कहते हैं। और यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, मानव अथवा पशु करते हैं, या स्तनधारी जितने पशु होते हैं ये सभी क्या किसका उत्सर्जन करते हैं बाबू, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब आते हैं अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक भी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है। अमोनोटैलिक के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं, मछली अथवा कीट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये किनका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। सबसे अधिक मछली एवं कीट किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इनका जो स्टडी किया जाता है किसके तहत किया जाता है, अमोनोटैलिक के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद से आते हैं ग्वानोटैलिक, एक नाम है। ग्वानोटैलिक में एक ही आती है मकड़ी। देखोगे मकड़ी कहीं जाला लगाती है तो अपने अंदर से वो रेशा निकालते हुए जाती है, उस रेशा का नाम होता है ग्वानिन, यानी ग्वानिन होता है, या ग्वानिन का उत्सर्जन, उसी रेशा का नाम होता है ग्वानिन। उनका अध्ययन हम किनके तहत करते हैं, ग्वानोटैलिक के अंतर्गत करते हैं। यानी ग्वानिन का उत्सर्जन किससे होता है, मकड़ी के द्वारा होता है। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स।